सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है दाजू, बराबर। बच्चों, दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। बच्चों, इसके अंदर मतलब कि मनुष्य के मन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो उसके साथ कोई नहीं होता तो वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, और उस अकेलेपन की अब जो अनुभूति होती है वो भले ही काफ़ी लोगों को बीच में हुए, लेकिन जहाँ अपनापन नहीं होता है वहाँ अकेलापन लगता है। तो बच्चों, दाजू शब्द बड़े भाई को कहा जाता है, बराबर। और इसके अंदर मतलब कि दाजू कहते हैं कि भाई या दीदी, ऐसा जब शब्दों का उपयोग हम करते हैं, काका है, दादी है, बुआ है, मामी है, तो इन शब्दों से क्या होता है कि एक अपनेपन की भावना महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम उसके काफ़ी निकट है, बराबर। तो इस पाठ के जो लेखक हैं, लेखक शेखर जोशी, इस पाठ में लेखक के कहना चाहते हैं। तो पहले लेखक का हम परिचय देख लेते हैं। तो लेखक जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 अल्मोड़ा आने उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने वहाँ पर कार्य उन्होंने किया, सेना। उसके बाद स्वतंत्र लेखन की तरफ मुड़े, फिर उन्होंने लिखने का कार्य किया। उसके चर्चित कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा ने जो मिठाई बनाता है, एवं नौरंगी बीमारी है, आपकी आदमी और कीड़े मकान को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। दाजू कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया है। तो बच्चों, ये जो दाजू जो कहानी है जिसे लिखा शेखर जोशी ने, एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि इस पाठ में जो मतलब कि जो बच्चा है वह यहाँ पर देखेंगे कि दाजू कहानी बालक श्रमिक पर लिखी गई है, कि गरीब घर का बच्चा है और वो मेहनत करने के लिए गांव छोड़कर शहर में आता है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका चित्रण इस पाठ में किया गया है। बच्चों, जो दाजू कहानी का मुख्य नायक मदन, वह 9-10 साल का बालक मजदूर कैफे में आए जगदीश बाबू से उसका परिचय होने पर उसे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसके गांव के पड़ोसी थे। जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं, कि अपने कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था कि जैसे उसे उसका बड़ा भाई मिल गया हो। दोनों के संबंध में काफ़ी निकटता भी आई, दोनों काफ़ी नज़दीक भी हुए। लेकिन एक दिन ऐसा दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे मदन को बड़े जोर से डांटा
जिससे उसके कोमल मन पर गहरी चोट पहुंची। और जगदीश बाबू ने कहा कि क्या दाजू दाजू लगा रखा है, तुम्हें प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं रहता। प्रेस्टीज जो शब्द है वह मदन के लिए अनजान था, लेकिन मदन उतने में पता नहीं बहुत कुछ वो समझ गया, और जिससे वह उसके कोमल मन को बहुत गहरी चोट लगी, और जिससे वह बड़ा भाई मानता था। उसकी बुरी तरह से डांटना वह सहन नहीं कर सका, और अपने होटल के मैनेजर को कहता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, और सिर दर्द करने का बहाना करके वो कोठरी में जा करके मतलब कि अपना सिर दोनों पैरों के बीच में डाल करके वो बहुत रोता है, जिससे कि उसे दाजू ने मतलब कि दाजू नहीं रहे, और उसके लिए वह सिर्फ क्या हो गया, एक बॉय बन गया। बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों की इस पाठ में मतलब कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आप भी मतलब इसको सुनेंगे तो बड़ा मज़ा, ऐसी कहानी है कि चौक से निकलकर बाईं ओर से बड़े साइन बोर्ड छोटा कैफ़े है। बराबर। चौखाने जिससे बोलते हैं कि सोसाइटी से बाहर, तो बाहर निकलते तो वहाँ बोर्ड है, बड़ा साइन बोर्ड है कैफ़े का, तो जहाँ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह मिलता है। वहीं जगदीश बाबू उसे पहली बार देखा था। अब यहाँ पर मदन के स्वरूप का वर्णन किया है लेखक ने। गोरा चिट्टा रंग और नीली सफ़ाक आँखें, सफ़ाक यानी उजली, और उसके सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता ने उसके शरीर में आलस्य नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसलते हुए पानी की बूंदे की तरह फुर्ती, यानी कि जिस तरह कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरा दे और बूंद पत्ते पर न रख नीचे फिसल जाती, उसी तरह वो काम करने में कैसा था, फुर्तीला। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है, और शायद यही उसी उम्र रही होगी। कि बता रहे हैं कि जो मदन है, मदन दिखने में गोरा है, उसकी आंखें सुनहरी हुई है, और उसके काम में आलस्य नहीं, वो फुर्ती से वो काम करता है, और वो 9-10 वर्ष का वो बालक है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वह पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः ने फिर से मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर हो गई। पलक झपकना ने पलक गिरते ही। मीनू आने की, जिस तरह आप लोग होटल में जाते होंगे, देखते होंगे, जब होटल में बैठते हैं तो खाने पीने की क्या एक बुकलेट सूची आती है व्यंजन के खाने में क्या क्या है, तो वैसे ही सारा मीनू कहाँ समाया था, और उस मदन के नम्रता और उसकी मुस्कान पर समाया हुआ था। और जैसे उसको मतलब कि चाय का ऑर्डर दिया जाता, सिंगल चाय, और तुरंत वो पलक झपकते क्या करता, चाय लेकर के वहाँ आ जाता। बराबर। ओके। फिर उसके बाद मनुष्य की भावना बड़ी विचित्र होती है। बराबर। निर्जन यानी सुनसान एकांत स्थान में निसंग यानी अकेले होने पर कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता है। बराबर। कि अकेलापन रहते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन लगता नहीं है। इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। बता रहे जनरवाने के कोलाहल,
मतलब कि हर कितने लोगों, सैकड़ों लोगों के नारियों के बीच में रहो, वहाँ आवाज़ हो रहा है, फिर भी वहाँ पर अपनापन नहीं लगता है। लेकिन इस सुनसान जगह पर जगदीश बाबू को भी क्या एक अपनापन लगने लगा उस बालक को देखने के बाद। लगता था जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं। बिछुआ ने अलगाव, विरक्तियाँ न उदासी, किसी कथा के मूल में है, जब मूल आने जड़ में है। उसके बाद फिर जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल अन्य आवाज में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, यानी कि यहाँ कोई अपना नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाए, अभ्यस्त आने की आदत पड़ जाएगी, यहाँ के माहौल में रहेंगे तो उन्हें इस वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। धीरे वो अपना उन्हें माहौल को, शोरगुल का अपना मानने लगे। पर आज जो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, यहाँ बेटे लड़के कर देंगे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, चाय साहब। यानी जैसे वहाँ कैफे में आकर बैठते हैं तो उनको एकाएक अपने अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के, और मतलब अपने गांव के सारे उनके दोस्त उनको याद आने लगते हैं, पास पड़ोस के। और लेकिन यहाँ पर कोई अपनापन है नहीं। फिर ऐसा लेखक बता रहे हैं कि ऐसा सोचते हैं कि थोड़े दिन के रहते रहते यहाँ आदत बन जाएगी, फिर अपने अपने भी लोग हो जाएंगे। इतने में चाय आ जाती है। जगदीश बाबू ने राजधानी में सिगरेट झाड़ी और उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनियाँ ने आवाज़ में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। रिक्तता ने खालीपन, अकेलापन। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। शंका ने संदेह, समाधान ने समस्या का उकेल। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने उस बच्चे को देखा और पूछा नाम, तो उसने बताया मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? यानी कि यहाँ पर मदन और जगदीश बाबू के क्या होता है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता, उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़? पहाड़ तो मतलब कि सैकड़ों पहाड़ हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अने मदन कौन से गांव का रहने वाला? मदन अल्मोड़ा गांव का रहने वाला। अल्मोड़ा में कौन से गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अने जब वो चाय लेकर मदन जगदीश बाबू के पास आता तो जगदीश बाबू उस बच्चे को देख करके बहुत खुश होते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और उस बच्चे में उन्हें एक अपनापन महसूस होता है। और जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम का नाम मदन बताता, कहाँ का रहने वाले, तो बताता है कि मैं तो कहाँ का, पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो पहाड़ तो बहुत सारे, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला, अल्मोड़ा, लेकिन तुम किस पहाड़ के हो? तो कहता साहब अल्मोड़ा है। और फिर पूछते विशेष जानने के उनको और इच्छा से अल्मोड़ा नाम सुना तो जगदीश बाबू को लगा कि यह हो ना हो हमारे आसपास का ये स्वाभाविक है। जैसे आप लोग फॉरेन जाते हैं, अगर फॉरेन में कोई आपकी मुलाकात होती है, आप बोले कि मैं इंडियन हूँ, और इंडियन जैसे सुना आप तो आपको लगेगा भाई आप जानने की कोशिश करेंगे इंडिया में कौन सी जगह। अगर पता चला कि इंडिया में गुजरात, गुजरात में कहाँ? आनंद, तो आप भी आनंद को हो तो क्या होगा, एक अपनापन लगेगा, उसके साथ एक अच्छी दोस्ती, उसके साथ एक अच्छी दोस्ती करने लग जाएंगे। और इस तरह से मदन और जगदीश बाबू के बीच में संवाद, बातचीत हुई। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, और आने वाले समय में आगे पाठ की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। और इसके शब्दार्थ आपको अपनी नोट में लिखना है।